तो हम लोग ने उस समय में पॉलिटी की शुरुआत की, उसमें एक मुद्दे पे सबसे ज़्यादा जोर दे रहे थे हम लोग, संसदात्मक सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो उस मुद्दे पर जोर देने के क्या कारण हैं, उसके पीछे कुछ चीज़ें समझनी होंगी। एक साधारण सा उदाहरण के साथ इसको समझा जा सकता है। मान लिया जाए कहीं लोग भूखे हैं और खाना मिल रहा है, तो पंक्ति अगर लंबी है या खाना खाने वालों की संख्या जैसे 400-500 हैं और अभी केवल 200 लोगों ने खाना खाया है, तो बचे हुए 300 लोग ये प्रार्थना करते हैं कि काश खाना खत्म ना हो, हम लोगों तक खाने की बारी आए और हम लोग भी खाना खाएं। अगर 200 लोग बचे हों, 150 लोग बचे हैं और वहां घोषणा कर दी जाए कि अब खाना खत्म हो चुका है या अब खाना नहीं दिया जा रहा, अब अपना अपना खाओ, बस ठीक है, जो जिसको मिल गया वो ठीक है, बाकी सब अब जा सकते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी पढ़ते समय में, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पढ़ते समय में ये सब, इस उदाहरण को समझने की कोशिश करिएगा। ये फेयर नहीं होगा कि खाना जो है पहले खत्म हो जाए, सबको मिले नहीं और पहले खाना खत्म हो जाए और लोग भूखे रह जाएं। अगर ये परिस्थिति है तो इसका मतलब है कि अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ है, ना ये सोशल जस्टिस है, ना ये इक्वलिटी की बात है। और राइट्स तो कतई फुलफिल नहीं हुआ है, तो राइट्स तो मिले नहीं हैं। तो इस उदाहरण को हमने इसलिए दिया कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो है हमारे देश में होती रहती हैं, जिससे ऐसा पता चलता है कि न्याय मिला नहीं, न्याय अभी दूर है, न्याय से हम लोग अभी दूर हैं। और ऐसे समय में कैपिटलिज्म को अपना लेना, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के सिद्धांतों को नकार देना, कॉन्स्टिट्यूशन को डाइल्यूट कर देना, या फिर कमजोर वर्गों के प्रति असहिष्णु हो जाना, इंटॉलरेंट हो जाना, ये बड़ी खतरनाक स्थिति होगी। इसलिए संविधान कब तक चलेगा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कब तक चलेगी, ये जस्टिस, इक्वल जस्टिस वाली बात, राइट टू इक्वलिटी कब तक चलती रहनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं बहुत हो चुका, इसको बंद करो, लेकिन अभी मैंने बताया कि अगर लाइन लंबी है और अभी कुछ लोग बचे हैं, तो ऐसे में उसको बंद करना उचित नहीं होगा, खास करके जब खत्म नहीं हुआ, आपके पास पर्याप्त है और उसके पहले आप खत्म करना चाहते हैं, इसका मतलब आप देना नहीं चाहते। उसका एक ही मीनिंग निकाला जाएगा, देना नहीं चाहते या सिलेक्टिव लोगों को देना चाहते। तो ये एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ आप ले जाते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। कितनी चीजें जुड़ी हुई है देखिए, वेलफेयरिस्टिक गवर्नमेंट, वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी, इक्वल जस्टिस, राइट टू इक्वालिटी, इगेलिटेरियन सोसाइटी, ये सब सिनोनिम है एक तरह से। इंक्लूसिव ग्रोथ, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। इतनी चीजें जो है सब आपस में मिक्स है, और यहां तक कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो भी, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी उसी का पार्ट। इतनी सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई, इसलिए इनमें से किसी एक को भी आप गड़बड़ करते हो तो उसका पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट है, डोमिनो इफेक्ट है उसका, और सारी चीजें धराशायी हो जाएगी, आपके सारे सिद्धांत जो है वो हिल जाएंगे। अब इसमें अकाउंटेबल किसको बनाया गया है, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, तो पार्लियामेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी।
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। क्योंकि हम सब चुन करके पार्लियामेंट को, खास करके लोकसभा को, किसके पास है? लोकसभा के पास। लोकसभा जिम्मेदार है उसके लिए, और लोकसभा के प्रति बाकी एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार रहेंगे। किसके प्रति रहेंगे? लोकसभा के प्रति। इसलिए उस दिन बताया था आपको, क्योंकि ये सारे शब्द जो है, जितने भी आपको लिखवाए मैंने वर्ड्स, ये सब उसके साथ जुड़ते हैं, तब जाकर के कमिटमेंट पूरा होता है। फिर ऐसी जगह पर कि जिसके घर पे भी कुछ रखा हुआ है, जेब में भी कुछ रखा हुआ है, और खाने के पास खुद का पेट भी भरा हुआ है, और हाथ में भी कुछ खाने का ले रखा है, और एक ऐसे समय में बंद करने की घोषणा हो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो घर जाके खा लेगा, नहीं तो हाथ में से खा लेगा, नहीं तो जेब में से निकाल के खा लेगा, या फिर पैसे होंगे तो मार्केट से खरीद के खा लेगा। यूएस या कैपिटलिस्ट कंट्री, दूसरे जो कैपिटलिज्म को अपनाए हुए हैं, वहां के मॉडल को आप इस तरह से कॉपी नहीं कर सकते। जब तक कि कुछ लोगों के पास नहीं है, तब तक आप उस मॉडल को कॉपी नहीं कर सकते। अब आपको वितरण की, जो डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है, उसको चेंज किया जा सकता है कि पहले से पिछले वाले लाइन में से देंगे, पहले महिलाओं को देंगे, पहले छोटे बच्चों को देंगे, पहले बुजुर्गों को देंगे, पहले विकलांगों को देंगे। ये आपकी व्यवस्था है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। किसको पहले देंगे? लेकिन सबको देंगे ये जरूरी है। जाति के आधार पर देंगे, आय के आधार पर देंगे, ये भी व्यवस्था है, ये भी एक व्यवस्था है। लेकिन देना सबको है, आना सबके पास चाहिए। अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसमें मकान दिए जा रहे हैं, तो क्या उनको भी मकान दिए जा रहे हैं जिनके पास पहले से मकान है? नहीं, उनको नहीं दिए। जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान ऑफर किया जा रहा है। तो जिसके पास है उसको नहीं दिया जा रहा है, और जिसके पास नहीं है उसको दिया जा रहा है। तो यही तो होना चाहिए, यही होना चाहिए कि जिसके पास नहीं है उसको दिया जाए। तो वितरण के समय में, डिस्ट्रीब्यूशन के समय में ये ख्याल रखा जाना चाहिए कि जिसके पास नहीं है उस तक पहुंचना चाहिए। तो फिर जब सबके पास हो जाएगा तो आप बंद कर सकते हैं कि अब सबके पास हो गया। लेकिन उससे पहले बंद करना उचित रहेगा क्या? नहीं होगा। फिर दिया ही क्यों जाना चाहिए? वो खुद क्यों नहीं तैयार कर लेता? बाकी लोगों ने तो अपने बलबूते पे तैयार किया, कोई नहीं कर पा रहा है इसलिए दिया जाना चाहिए। कुछ बात समझ में आ रहा है? अगर तैयार करना होता तो खुद ही कर लेता, अगर उसमें क्षमता होती तो वो खुद तैयार कर लेता। क्षमता नहीं है इसलिए दिया जाना चाहिए। कुछ बात समझ में आ गई? ये है वेलफेयरिस्टिक गवर्नमेंट, ये है वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी, ये है इंक्लूसिव ग्रोथ, सभी का विकास। मोदी जी बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो वो यही है इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। वो समावेशी विकास के बजाय उन्होंने थोड़ा सा देशी शब्द जोड़ लिया, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो समावेशी विकास में शर्त नहीं है कि सबका साथ होगा नहीं होगा। समावेशी विकास में सबका विकास बोलते हैं। समावेशी विकास का हिंदी करोगे तो क्या हो जाएगा? मतलब हिंदी का ही अगर सरल रूप लोगो तो सबका विकास। लेकिन मोदी ने जोड़ दिया कि सबका साथ रहेगा तो फिर सबका विकास होगा, यानी कि सपोर्ट करो। तो उसके साथ शर्त जुड़ी हुई, सबका साथ सबका विकास। तो बदले में आप सब साथ दोगे तो फिर सबका विकास करेंगे, तो उसके लिए साथ देना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, साथ नहीं देंगे तो राजनीति होगी भी कैसे? उसमें कोई बुरा नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन फिर होना चाहिए, केवल दो लोगों का विकास नहीं होना चाहिए, सबका होना चाहिए। सबका बोला है तो फिर सबका ही हो, और वो दिखना भी चाहिए, और उससे पहले बंद भी नहीं होना चाहिए। जब तक हो ना जाए तब तक पहले बंद नहीं होना चाहिए। इसलिए जब एक क्लॉज में पढ़ रहा था धन विधेयक, और वहां पर तो वहां पर एक चीज लिखी हुई है साफ साफ कि जो पार्लियामेंट है वो न तो कोई कर लगाएगा
मतलब पार्लियामेंट किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाएगा, वो कर को कम कर सकता है और कर को समाप्त कर सकता है। पार्लियामेंट कोई कर बढ़ाएगा नहीं, लगाएगा नहीं शब्द है, बढ़ाएगा नहीं, बढ़ा नहीं सकता, कैन नॉट इंक्रीज। तो फिर क्या कर सकता है? डिक्रीज, और उसको हटा सकता है, रिमूव कर सकता है, डिलीट कर सकता है कि ये कर हमको नहीं चाहिए। तो टैक्स को, तो ये क्या था? तो वहां पर जो मीनिंग निकलता है वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार, संसदीय सरकार, हिंदी में बोले तो संसदीय सरकार, ये होगी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो फिर टैक्स तो लगता है, तो उसमें स्पष्ट ये किया गया है कि टैक्स जो लगाता है वो एग्जीक्यूटिव लगाता है, और टैक्स को बढ़ाता कौन है? एग्जीक्यूटिव बढ़ाता है। वित्त मंत्री कौन लगाता है? फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स बढ़ा सकता है। पार्लियामेंट का क्या काम है? उसके लिए आवाज उठाना, रोल बैक करवाना। जब भी पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव को यह अधिकार है कि वो टैक्स बढ़ा सकता है। तो फिर मुद्दा क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव वर्सेस पार्लियामेंट, खास करके लोकसभा। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का अर्थ समझ में आया? संसदीय सरकार। अरे भाई, वो लोगों का तंत्र है और लोगों की सरकार है। लोगों की सरकार है तो आप लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाने के लिए, आप सब्जी वाले के पास जाते हो तो कभी ये बोलते हो कि ये 50 रुपए की क्यों दी, 60 रुपए की क्यों नहीं दी? आपको 60 रुपए लेना चाहिए, कभी बोलते हो? हम क्या बोलते हैं? अरे भाई 40 की लगाओ, बहुत ज्यादा ले रहे हो 50। तो पार्लियामेंट यदि लोगों की पार्लियामेंट है, यानी लोकसभा यदि लोगों की सभा है, हाउस ऑफ पीपल्स है, वो किसका है? हाउस ऑफ पीपल्स है। अगर वो हाउस ऑफ पीपल्स है तो टैक्स बढ़ाने का समर्थन कैसे कर सकता है? अब समझ में आ गया? इसलिए वो जो लाइन लिखी हुई है, उस लाइन का मतलब समझो। क्या मतलब है उस लाइन का? कि पार्लियामेंट न तो टैक्स बढ़ाने की बात करेगा, वो केवल और केवल टैक्स को समाप्त करने की बात कहेगा या फिर उसको कम करने की बात करेगा। सबसे पहले तो समाप्त करने की कोशिश करेगा। तो पार्लियामेंट में क्या कोशिश होनी चाहिए? सरकार के विरुद्ध कोशिश होनी चाहिए। सरकार क्या है? एग्जीक्यूटिव। वो लेजिस्लेटिव है, पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर का काम सरकार चलाना नहीं है। सरकार चलाना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का। तो फिर उसका क्या काम है? जनता के हितों का ध्यान रखना। सेपरेशन ऑफ पावर समझ में आ गया? क्लियर? अगर लोकसभा सरकार का समर्थन करती है, इसका मतलब आप अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारते हो। लोगों ने चुना है भाई, और सरकार तो नियंत्रण करना चाहेगी, कंट्रोल करना चाहेगी, कम से कम अधिकार देना चाहेगी जनता को, ताकि उसकी सरदर्दी ना हो। अच्छा, माँ यदि किचन में काम कर रही है और पिता अगर नौकरी पे जा रहा है, तो वो क्या चाहेंगे? कि बच्चे जो है चुपचाप होमवर्क करें, सब लोग अपने अपने स्टडी रूम में बैठे रहें। जाग करके अगर वो देखें कि सब टेबल लैंप लगा हुआ है, सब कुर्सी पे और टेबल पे बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, और कोई भी बाहर नहीं है, घर के बाहर नहीं है, नहीं तो खाना बनाने में मन नहीं लगेगा, पिता का वहां काम करने में, दफ्तर में मन नहीं लगेगा। उसको बार बार टेंशन होगी कि कहीं बाहर सड़क पे न चले जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, बगीचे में जाएंगे सांप ने काट लिया, तो तरह तरह का टेंशन होता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी जो कंट्रोल करना चाहते हैं, अथॉरिटी है, उनकी हमेशा इच्छा होती है कि उनके अंडर में जो है वो कंट्रोल में रहे, अंदर रहे, अपनी हद में रहे।
और कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है? फ्रीडम। कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है? फ्रीडम देता है। तो एक तरफ फ्रीडम है और एक तरफ क्या है? एक तरफ फ्रीडम है और दूसरी तरफ है कंट्रोल, अधिकारों का हनन है, नियंत्रण है, नियमन है, रेगुलेशन है दूसरी तरफ। तो वो रेगुलेट करना चाहते हैं, वो रेगुलेट करना चाहते हैं और वो फ्री रहना चाहते हैं। तो जनता जो है, जनता के इंटरेस्ट फ्री रहने में, अधिकारों में। क्या ऐसे समय में हमको ये चिंता करनी चाहिए कि उसको कितनी तकलीफ होगी, वो काम नहीं कर पाएंगे, मन नहीं लगेगा? बच्चे ये सोचते हैं क्या? नहीं, वो तो निकल जाते हैं खेलने, घर से बाहर निकल जाते हैं। वो तो टेबल पे बैठना ही नहीं चाहते, वो तो उधम करना चाहते हैं, घर का सामान बिखराना चाहते हैं, वो तो कूदना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। और बच्चों की जिंदगी होती भी ठीक उसी उदाहरण से यहाँ समझने की कोशिश करें तो जनता अपने हिसाब से रहना चाहती है, स्वतंत्रता के साथ रहना चाहते हैं। और इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उससे दूसरे को दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि आपने इतनी स्वतंत्रता थी कि पत्थर मार दिया दूसरे बच्चे को, तब हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा, तो हिंसा में ना बदल जाए। केवल इतना सा कंट्रोल रखना, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, इतने रेस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, बट स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। लेकिन एक अच्छी अथॉरिटी तो वो होती है कि उसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। कई लोग बोलते हैं पिताजी जब आते हैं तो सब चुपचाप हो जाता है, घर में एकदम शांति। तो ये तो आतंक है। ये कोई डिसिप्लिन नहीं है, ये क्या है? आतंक है, क्योंकि स्वतंत्रता छिन गई ना। स्वतंत्रता के साथ अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन के साथ स्वतंत्रता होनी चाहिए, और वो ऑटो डिसिप्लिन होना चाहिए। पिताजी की उपस्थिति से उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है? वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। पिताजी हैं इसलिए आप स्वतंत्र हैं। आप हेलमेट वैसे ही लगाएं, वहां चूंकि ट्रैफिक हवलदार खड़ा रहता है इस वजह से हेलमेट नहीं लगाना, आपको वैसे ही अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना, तो बात ही खत्म हो जाएगी, हवलदार का कोई काम ही नहीं रह जाएगा। तो बेसिक चीज है, क्योंकि वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला। लेकिन कोई ये सोचे कि तुम बाहर निकले ही क्यों, घर में ही क्यों नहीं रहता है गाड़ी लेकर के? नहीं, आप हेलमेट लगा करके बाहर निकलना, ये इतना रेस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन बाहर निकलना प्रतिबंधित नहीं है, सड़क पर चलना प्रतिबंधित नहीं है। हेलमेट लगाने की शर्त और ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की शर्त है उसके साथ, वो चलेगा। अब बात समझ में आ गई? तो मैं सभी को साथ जोड़ रहा हूँ, सभी के साथ जोड़ रहा हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ भी जोड़ रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स के साथ भी, सरकार के अधिकार के साथ भी, और सरकार कितना कंट्रोल करे उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। एक तो कोई भी कार्यक्रम तब तक बंद न करे जब तक कि वो सब तक न पहुंच जाए, कोई भी सुविधा तब तक बंद न करे जब तक कि वो सब तक न पहुंच जाए। बराबरी पे आपको सब सुविधाओं का लाभ लेने के लिए, एसेंशियल सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए सबको बराबरी पे लेके आना पड़ेगा। सब लोग बराबरी पे आ जाए। फ्री शिक्षा तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक सबको शिक्षा ना मिल जाए, बेसिक एजुकेशन सब तक ना मिल जाए। फ्री इलाज तब तक होते रहना चाहिए जब तक कि सबका इलाज ना होने लग जाए। फ्री वैक्सीन तब तक मिलनी चाहिए जब तक कि सब तक सबके डोजेस पूरे ना हो जाए, तब तक फ्री वैक्सीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को मिल गया और कुछ वंचित रह गए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये भाव होना चाहिए। दूसरी चीज स्वतंत्रता का भाव, दूसरी चीज अधिकारों का भाव, बराबरी और दूसरे अधिकारों का भाव। तो फिर वो गवर्नमेंट किस प्रकार की होगी? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। फिर आप कहोगे कि अथॉरिटी अपना काम करना बंद कर दे। नहीं, अथॉरिटी जब भी अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव जब भी अपना काम करेगा, तो लेजिस्लेचर भी विरोध करेगा। लेजिस्लेचर क्या करेगा? कानून बनाने वाली संस्थाएं विरोध करेंगी, सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए वो कहा उन्होंने कि टैक्स वो बढ़ा नहीं सकते, घटा सकते हैं, या फिर क्योंकि टैक्स जो है वो जनता के ऊपर एक निगेटिव चीज है, एक बर्डन है। टैक्स क्या चीज है? एक बर्डन है, वसूला जाता है। टैक्स क्या करते हैं? वसूला जाता है। किससे वसूला जाता है? जनता से। तो जनता की रिप्रेजेंटेशन जहां हो रही है, जनता के प्रतिनिधि जहां बैठे होंगे, तो वो क्या करेंगे? टैक्स बढ़ाने में हाथ खड़ा करेंगे या घटाने में?
ऑब्वियसली घटाना, क्योंकि आप सब्जी वाले को कभी भी बढ़ाने के लिए नहीं कहते भाव। हम दुकान वाले को क्या बोलते हैं, हिसाब से लगा लो, कम कर लो। इसलिए जब भी बजट आता है, बजट प्रस्तुत होता है, तो कट मोशंस आता है, कटौती प्रस्ताव आता है। उसके साथ क्या आता है, कटौती प्रस्ताव। कट मोशंस कौन लेके आता है, संसद लेके आता है, लोकसभा खास करके। कट मोशंस 3 प्रकार के कट मोशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ जरा। यस, इकोनॉमी, पॉलिसी और टोकन। सबसे पहले पॉलिसी कट मोशन। सबसे पहले पॉलिसी कट मोशन, नीतिगत कटौती, कटौती प्रस्ताव। पॉलिसी में खराबी बताई जाती है कि इसमें सरकार की पॉलिसी जो है वो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं पॉलिसी में गड़बड़ है, और उस पॉलिसी को दुरुस्त कीजिए। सांकेतिक होता है, लेकिन पॉलिसी दुरुस्त करने के लिए कितना होता है पॉलिसी कट, कितने रुपए का होता है, 1 रुपए। पॉलिसी कट मोशन क्या होता है, 1 रुपए से तो कुछ होता नहीं, 1 रुपए से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन चुनौती दी जाती है, विचार करें, फिर से विचार करें, पॉलिसी पे विचार करें। आपकी नीति ठीक नहीं है, सरकार की नीति पे असर आता है, और नीति जब ठीक नहीं है और ये पॉलिसी कट मोशन पास हो जाता है, तो डेफिनेटली सरकार के लिए जिम्मेदारी बनती है कि पॉलिसी को चैलेंज किया जा रहा है। दूसरा है टोकन कट मोशन। कितने का होता है, 100 रुपीज का टोकन कट मोशन। जैसे आप टोकन देते हैं, कहीं कोई सौदा करते हैं 5 करोड़ का करते हैं, तो 5 लाख 10,000 रुपए का टोकन भी हो सकता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं तो टोकन देते हैं ना, टोकन देते हैं। एक शुरुआत में कुछ पैसा दिया जाता है टोकन मनी के रूप में, जैसे 100 रुपीज टोकन काट लिया जाता है। तो क्या पूरा खरीद लिया, नहीं खरीदा नहीं, लेकिन उसको बांध लिया, हमारे साथ बांध लिया उसको, क्योंकि अब वो हमको ही बेचेगा। प्रायोरिटी किसको देगा, हमको। जब भी बेचना होगा हमको बेचेगा, क्योंकि हमने टोकन दिया, हम पहले दावेदार हैं। तो टोकन सब कुछ होता है नहीं, टोकन उसकी कीमत तो 10 करोड़ है, तो 10,000 रुपया टोकन कैसे हो सकता है, या 1 लाख रुपया टोकन कैसे हो सकता है, 10 करोड़ टोकन होगा, नहीं 1 लाख उसके बराबर है अभी, क्योंकि उससे वो इंगेज हो गया, वो प्रॉपर्टी इंगेज हो गई। 1 लाख रुपए से वो अभी हिल नहीं सकता, 1 लाख रुपया दिया है इसलिए उसको पालन करना पड़ेगा। तो संकेत होता है। और तीसरा क्या होता है, इकोनॉमी कट मोशन। लमसम अमाउंट डिडक्ट होता है, उसमें से बड़ा अमाउंट डिडक्ट किया जाता है। इकोनॉमिक, हम लोग बोलते हैं ना, थोड़ा इकोनॉमिक लगा लो, हल्का कर लो, सस्ता थोड़ा सा हल्का फुल्का कर लो। बड़ा 20%, 10%, 30% अमाउंट कम करना, बड़ा अमाउंट कम करना, इकोनॉमी कट मोशन। तो ये कट मोशंस आते हैं और बाध्य करते हैं सरकार को कि आप मनमाना खर्च नहीं कर सकते, जनता के पैसे का मनमाना खर्च नहीं कर सकते। ये जो ला रहे हैं, ये जो आप खर्चा आपने लिखवाया है बजट में, ये जो किया है वोट ऑन अकाउंट में जो किया है, इसमें हम कटौती का प्रस्ताव लेके आए। पॉलिसी वाला, टोकन वाला, इकोनॉमी वाला। इकोनॉमी मतलब हिसाब से, हम बोलते हैं ना थोड़ा हिसाब से लगा लो। ईस्टर्न इकोनॉमिक एडिशन आते हैं जो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लिए किताबें छपती है। प्रेंटिस हॉल वाला, ऑक्सफोर्ड वाला, कैम्ब्रिज वाला छापता है, तो वो ई छापता है ईस्टर्न इकोनॉमिक एडिशन, सस्ती पड़ती है। वहां पर 5,000 रुपए की पड़ती है, तो हमारे यहाँ वो करीब 700-800 रुपए में पड़ती है, 1100 रुपए में पड़ जाती है। कागज और थोड़ा हल्का लगा लेता है, प्रिंटिंग थोड़ी सी हल्की हो जाती है, लेकिन यहाँ के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ पाते हैं। इंडिया और नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए किताबें अलग छपती हैं। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, कनाडा के लिए किताबें अलग होती हैं।
सेम किताब होती है लेकिन क्वालिटी में फर्क होता है। तो प्राइस में भी जमीन आसमान का अंतर होता है, इकोनॉमिक तरीके से। तो बजट एक धन विधेयक है, बहुत स्पेशल डॉक्यूमेंट होता है बजट। बजट जब हमने पढ़ाया था तब उसके बारे में बताया था, थोड़ा जाकर के देखिए पुराना वीडियो, बजट के बारे में बताया था। आर्टिकल 110 जो है वो धन विधेयक की बात करता है, ठीक है। बजट एक धन विधेयक है। उस दिन मैंने कहा था मैं आपको कुछ धन विधेयक, वित्तीय विधेयक के बारे में बताऊंगा, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। फाइनेंशियल बिल, सबसे ऊपर लिखिए फाइनेंशियल बिल। वित्तीय विधेयक, फाइनेंशियल बिल। देयर आर 2 टाइप्स। फाइनेंशियल बिल के 2 प्रकार हैं, 3 प्रकार है। फाइनेंशियल बिल के 3 प्रकार हैं। पहला मनी बिल, पहला है मनी बिल, दूसरा है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, और तीसरा है फाइनेंशियल बिल सेकंड। फाइनेंशियल बिल सेकंड, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट एंड फाइनेंशियल बिल सेकंड। तो पहला क्या है? मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल। फाइनेंशियल बिल तो वो बिल है जो किसी भी प्रकार के वित्त की बात आती है जिसमें, तो वित्तीय विधेयक, हिंदी में फाइनेंशियल बिल को बोलेंगे वित्तीय विधेयक, तो उसको कहेंगे वित्तीय विधेयक। जो जितने भी मनी बिल हैं वो सब फाइनेंशियल बिल है, ठीक है। मनी विधेयक, मनी बिल क्या है? फाइनेंशियल बिल है। लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल है? नहीं, सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं है। तो मनी बिल के 2 हिस्से हैं। एक आय वाला है, एक व्यय वाला है। मनी बिल में एग्जांपल लिख लीजिए, बजट, लाइक बजट, जैसे कि सरकार का बजट। तो बजट में क्या होता है? तो मनी बिल में भी 2 हिस्से होते हैं। एक इनकम, सरकार की इनकम वाला हिस्सा, सरकार की जिससे इनकम होती है, उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल। मनी बिल के 2 हिस्से हैं। मनी बिल के दो प्रकार में बांटा जा सकता है, या पार्ट 1 पार्ट 2 कह सकते हैं। उसके 2 भाग हैं। मनी बिल का पहला भाग है फाइनेंस बिल, जिसमें सारे टैक्सेशन होते हैं। फाइनेंस बिल जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? टैक्सेशन, सरकार की इनकम, सरकार को इनकम किससे होगी। और दूसरा हिस्सा है एप्रोप्रिएशन बिल। दूसरा हिस्सा है एप्रोप्रिएशन बिल। मनी बिल का जो दूसरा भाग है वो है एप्रोप्रिएशन बिल। इसमें सरकार के खर्चे हैं। सरकार के खर्च क्या है? सरकार खर्च कैसे करेगी, कहां करेगी, कितना करेगी, कब करेगी, ठीक है, खास करके कितना करेगी, वो है एप्रोप्रिएशन बिल। आय और व्यय का ब्यौरा क्या है? रुपीज कम्स फ्रॉम एंड गोज टू। पढ़ते हो ना आप लोग, बजट में यही पढ़ते हो कि रुपया आया और रुपया गया। तो कितना % पैसा आया, कहां से आया? टैक्सेशन से आया, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, GTR से आया। इतना पैसा बोरो किया गया, ये किया गया, वो किया गया, सब टैक्सेशन, जितना भी टैक्सेशन। और ये सब किस में आएगा? जो भी सरकार के पास इनकमिंग होगी, फाइनेंस बिल। अब फाइनेंशियल बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल में समझ में आया ना? मनी बिल का हिस्सा है फाइनेंस बिल, ठीक है। और उसका मतलब क्या है? इनकमिंग, सरकार के पास पैसे का आना, इनफ्लो।
एप्रोप्रिएशन बिल। क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएशन बिल। अब इसकी डेफिनेशन दी हुई आर्टिकल 110 में, मनी बिल की। ये जो मनी बिल है इसकी डेफिनेशन दी हुई कि मनी बिल क्या होगा। तो यहीं पे सारा झगड़ा होता है कई बार। तो मनी बिल की डेफिनेशन में उन्होंने दिया है कि मनी बिल जो होगा उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर तय करें। स्पीकर का सर्टिफिकेट लगे, सर्टिफिकेशन होगा उसका मनी बिल का, और राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। एसेंट लगेगी राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए मनी बिल प्रस्तुत करने के लिए, और स्पीकर की सर्टिफिकेशन चाहिए कि ये मनी बिल है, और ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। 3 बड़ी शर्तें हैं। राष्ट्रपति की सहमति बिल प्रस्तुत करते समय, बिल प्रस्तुत करते समय राष्ट्रपति की सहमति, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना, और स्पीकर के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। ये तो प्राथमिक चीज हो गई। सेकेंडरी और क्या क्या है? राज्यसभा के कोई अधिकार इसमें नहीं होंगे। 14 दिन के अंदर विचार करके संशोधन के लिए कह सकते हैं, अमेंडमेंट्स के लिए कहा जा सकता है, लेकिन उनको मानना या नहीं मानना लोकसभा पर ही निर्भर करता है। और 14 दिन से ज्यादा विलंब भी नहीं कर सकते। अगर विलंब करेंगे तो पास हुआ माना जाएगा कि राज्यसभा ने पास कर दिया। तो राज्यसभा के पास जाएगा, लेकिन केवल 14 दिन के लिए, और 14 दिन के बाद वो पास हुआ माना जाएगा। धन विधेयक के मामले में समझ में आ रहा है ना? हाँ, एक्सक्लूसिव राइट। और ये जो ताकत है, यही ताकत सरकार को सरकार बनाती है, क्योंकि सरकार पैसे से चलती है, और सरकार को इनकम करने से और खर्च करने से नहीं रोका जा रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि लोकसभा कर को बढ़ा नहीं सकती, लेकिन उसे कम करना चाहिए या फिर समाप्त करने के लिए अनुशंसा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, विवाद करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए। लोकसभा का एक काम है। फिर आप कई बार तो ये आ जाएगा, फिर लोकसभा ऐसे कर ही नहीं लगाएगी और बढ़ाएगी नहीं, तो फिर देश चलेगा कैसे? खर्चा कैसे चलेगा? क्योंकि इनकमिंग तो होगी नहीं, तो आउटगोइंग कहां से होगी? नहीं होगी ना। एग्जीक्यूटिव बढ़ाएगा, लोकसभा नहीं करेगी तो क्या होगा? एग्जीक्यूटिव का तो काम ही है कि वो करेगा, और ये विरोध करेंगे, वो बढ़ाने की बात करेगा, ये विरोध करेंगे। आगे समझ में मनी बिल के संबंध में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पहले मैंने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट दूसरे सिलसिले में बताया था, आज फिर आ गया। ठीक है। राज्यसभा को उतने अधिकार इस मामले में नहीं दिया, क्योंकि जनता से चुन के सीधे कौन आया? लोकसभा। इसलिए उसके अधिकार, वो राज्यों के हितों का ख्याल रखती है, लोगों के हितों का ख्याल रखती है। वो किसके हितों का ख्याल रखती है? किसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है? स्टेट्स के, ये जनता के। ऐसे करके बजट को समझने की कोशिश कर, ऐसे धन विधेयक को समझने की कोशिश कर। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि स्पीकर ने धन विधेयक का सर्टिफिकेशन दिया, तो राज्यसभा में जब भी भेजेंगे तो एक सर्टिफिकेट लगा के भेजना पड़ता है स्पीकर को कि ये धन विधेयक है, और नीचे स्पीकर के हस्ताक्षर। तो फिर राज्यसभा उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है, और 14 दिन के अंदर उसको प्रस्तुत करना पड़ता है। तो वो सर्टिफिकेट जरूरी होता है। तो जब पिछले दिनों 2017 में फाइनेंस एक्ट 2017 आया, और उसमें इनकम टैक्स के ऊपर संशोधन था, तो इनकम टैक्स एक्ट में जब संशोधन हुआ तो वो मनी बिल बना करके प्रस्तुत किया गया था। उसको मनी बिल बना करके सुमित्रा महाजन ने दस्तखत किए और कहा कि चूंकि ये इनकम टैक्स वाली बात हो रही है, तो इसलिए ये क्या होगा? मनी बिल होगा, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स का जिक्र है।
यानी एप्रोप्रिएशन बिल का पार्ट है, उसका फाइनेंस बिल का पार्ट, बताया था ना अभी। जब ट्रिब्यूनल्स खत्म किए गए तब भी ये बात आई कि ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो खर्चा होता है सरकार का ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल क्यों बनाए गए थे? कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं वो स्पेशल ट्रिब्यूनल में चले जाएं, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के केसेस इनकम टैक्स में चले जाएं, इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में चले जाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लफड़े हैं, उनके जो डिस्प्यूट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चले जाएं। तो ट्रिब्यूनल जब खत्म किए तो इस पे भी स्पीकर ने मनी बिल की मोहर लगाई। मनी बिल, तो मनी बिल जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि में से यदि कोई पैसा निकाला जा रहा है तो उसको एप्रोप्रिएशन बिल हमने भी बताया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि जितने भी टैक्सेशन के बाद जो पैसे आते हैं, टैक्स लगाने के बाद जो पैसे आते हैं वो जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि में जाते हैं। उस संचित निधि में से जब भी कभी आप पैसा निकालोगे, लोकसभा उसके लिए जिम्मेदार होगी, क्योंकि वो जनता का पैसा, टैक्स का पैसा उसमें गया। ठीक है, पब्लिक फंड होता है, उसमें कौन से पैसे होते हैं? आपका हमारा सेविंग अकाउंट का ये सारा पैसा उनके पास है, LIC का पैसा उनके पास है, म्यूचुअल फंड्स का बहुत सारा पैसा उनके पास है, पेंशन का पैसा उनके पास है, और भी तरह तरह के प्लान में और उसमें जो पैसा फंसा पड़ा है वो सब उन्हीं के पास। प्रोविडेंट फंड जो जनता का सारा जो जमा है वो पब्लिक फंड ऑफ इंडिया, लोक खाता, लोक निधि। एक कॉन्टिजेंसी फंड होता है, कितना बताया था? 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए, जो राष्ट्रपति की इच्छा से ही खर्च होता है, वो एक अलग मसला है। लेकिन हम खास करके बात कर रहे हैं किसका? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI, भारत की संचित निधि। ये पैसा फाइनेंस बिल के माध्यम से आया। किसके माध्यम से आया? फाइनेंस बिल के माध्यम से। और अगर उसको खर्च करना है तो एप्रोप्रिएशन बिल लगेगा। क्या लगेगा? एप्रोप्रिएशन बिल। इसलिए बजट की लिस्ट आप जरूर देखिएगा जाकर के, बजट सर्च करिएगा और वो 13 डॉक्यूमेंट, 11 डॉक्यूमेंट जो कि वित्त मंत्री की टेबल पे पड़े रहते हैं, आप देखिएगा, उसमें एक होता है फाइनेंस बिल, एक होता है एप्रोप्रिएशन। कौन से डॉक्यूमेंट जो वित्त मंत्री की टेबल पे पड़े रहते हैं, और जब बजट स्पीच पढ़ती है तब कौन से डॉक्यूमेंट पड़े रहते हैं? तो ये हम आर्टिकल 99 से लेकर के अब बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गए, 110 तक आ गए, 112, 113, 114, 15, ये ग्रांट्स हैं, अनुदान, तरह तरह के अनुदान। तो जब बिल प्रस्तुत होता है, ग्रांट जब प्रस्तुत होती हैं तो उसको बोलते हैं डिमांड्स, और जब वो सैंक्शन हो जाती हैं, संसद उसको पास कर देती है तो उसको बोलते हैं ग्रांट। पहले क्या कहलाता है? डिमांड। डिमांड बिल की तरह होता है और ग्रांट एक्ट की तरह होता है। जब प्रस्तुत होता है तो हम बिल कहते हैं, विधेयक की संसद में विधेयक प्रस्तुत हुआ है, बिल प्रस्तुत हुआ है, और जब पारित हो जाता है वो तो वोटिंग हो जाती है, और अगर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाए, दोनों सदनों से पास हो जाए तो क्या बोलते हैं? एक्ट बोलते हैं। तो उसमें वो ग्रांट कब बन जाता है? कौन बन जाता है? डिमांड। क्या जाती है? डिमांड, मांग। जब जाती है तो वो मांग कहलाता है। मांग पे विचार होता है, और जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाए तो क्या बन जाएगा? ग्रांट, अनुदान। आ गया? क्लियर हो गया?
मांग किस में बदल जाएगा? अनुदान। तो ये इसका पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? मनी बिल का पार्ट। तो मनी बिल के बारे में कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। दो और विवादास्पद मुद्दे हैं। एक मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का है। जब सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई तो उनको पक्का पता था कि राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं है, और राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं है तो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लाया जा सकता। तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, आरपीए, उसमें संशोधन किया। देखा जाए तो वो एक संविधान संशोधन था, या संविधान संशोधन तो नहीं था, बिल में अमेंडमेंट था। उसको संविधान संशोधन नहीं कह सकते, उसको क्या कहेंगे? बिल में अमेंडमेंट हो रहा है। तो जब आप किसी बिल में अमेंडमेंट कर रहे हो तो वो तो एक ऑर्डिनरी बिल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जनप्रतिनिधित्व कानून। लेकिन सुमित्रा महाजन ने तब भी उसको मनी बिल का सर्टिफिकेट दिया ताकि वो राज्यसभा की शक्तियां छीन ले। कोई बात समझ में आई? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे की बात हो रही है, और इसमें इसीलिए बैंक के रूप में उन्होंने केवल एसबीआई को रखा, सरकारी बैंक को रखा, कि ये किसमें जमा होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड केवल सरकारी बैंक में जमा होगा, प्राइवेट बैंक में नहीं होगा। यानी पैसा कहां जमा किया जाएगा? एसबीआई में, और एसबीआई इसको जारी करेगा। और चूंकि एसबीआई एक सरकारी बैंक है और इससे लेन देन हो रहा है, तो देखा जाए तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा हो, तो पार्टी के खाते में जाएगा। एसबीआई तो थोड़े समय के लिए अपने पास उसको होल्ड करके रख रहा है पैसे को, उसका सीएफआई से कोई लेना देना नहीं। तो उस डेफिनेशन के तहत तो वो उस तरह से नहीं आता, लेकिन स्पीकर ने उसको राज्यसभा में जाने से बचाने के लिए बाईपास कर दिया। क्या कर दिया? सिर्फ मनी बिल का सर्टिफिकेट दे दो तो 14 दिन तक वो ज्यादा से ज्यादा विचार कर लेंगे या संशोधन का प्रस्ताव कर देंगे, लेकिन पास तो होना ही है क्योंकि लोकसभा में बहुमत है। तो पिछले दिनों, अब मेंस का क्वेश्चन आता है कि पिछले दिनों मनी बिल में किस प्रकार राज्यसभा में अल्पमत होते हुए भी विधेयकों को पास एक्ट बनाने के लिए मनी बिल को यूज किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों का एनालिसिस कीजिए। आ गया समझ में? तो मैंने अभी 3 उदाहरण दे दिए आपको। चौथा उदाहरण है आधार कार्ड का, बहुत फेमस कार्ड है, पट्टा स्वामी केस, राइट टू प्रिवेसी और वो सब। आधार कार्ड का वो सब तो राइट टू प्रिवेसी वाला पार्ट है, लेकिन आधार कार्ड के लिए सरकार ने ये कहा कि मनी बिल इसलिए है क्योंकि ये सब्सिडी की डबलिंग को रोकता है। कई लोग 3 या 4 बार सब्सिडी ले लेते हैं। सरकार जब सब्सिडी देती है तो 3-4 बार सब्सिडी ले ली जाती है। आधार कार्ड से जो बेनिफिशियरी है उसकी वाकई में पहचान हो पाएगी, और जो 1 से ज्यादा बार सब्सिडी जाती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। निकलती कहां से? सब्सिडी कहां से निकलती है? सीएफआई से। तो वो रुकेगा तो इससे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसका रिलेशन जोड़ दिया उन्होंने। ये केवल आइडेंटिटी नहीं है, ये केवल डेटा नहीं है, बल्कि ये क्या है? सीएफआई पे इसका असर पड़ता है, इसलिए ये एक मनी बिल है। बात समझ में आई? और ऐसा करके उसको राज्यसभा की शक्तियां छीनी गई। भाई मनी बिल बनाना मतलब राज्यसभा की शक्तियां छीन लेना, नहीं तो ऑर्डिनरी बिल में तो वो सब शुरू हो जाएगा। बिल के प्रकार समझ में आ गए? अब कुछ क्लियर हुआ? तो 4 मुद्दे जरूर लिखिएगा। कौन कौन से? आरपीए वाला, आधार वाला, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला और ट्रिब्यूनल्स को गायब कर देना। आधे कर दिए उन्होंने, 50% जितने ट्रिब्यूनल थे 50% ट्रिब्यूनल खत्म कर दिए, अब 50% ही है।
जबकि पेंडिंग केसेस की संख्या ज्यादा है, तो ट्रिब्यूनल तो काम कर रहे हैं। और मनी बिल की डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर? तो नोट्स बना लीजिएगा इसका। और मेंस के क्वेश्चन कैसे आएंगे, मनी बिल का फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से क्या लेना देना है, तो आपको समझ में आ गया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कैसे वो करता है। कभी आ जाएगा कि लोकसभा जो है वो टैक्स को बढ़ा नहीं सकती, कम कर सकती और खत्म कर सकती है, एबॉलिश कर सकती है, कैन एबॉलिश और रिड्यूस, कैन नॉट इंक्रीज। तो कैसे प्रूव करोगे, आ गया। और उसमें क्या लिखोगे, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो मेंस के आंसर निकालना आपको इससे आएगा। और प्रीलिम्स में इसी को घुमा फिरा के पूछेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो अब आ जाइए मनी बिल के बाद फाइनेंशियल बिल फर्स्ट। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट जो होते हैं वो एग्जैक्ट मनी बिल नहीं होते। 110 में उसकी जो 110 की परिभाषा में नहीं आता, और फिर भी सरकार के ऊपर खर्चे की बात आती है, ठीक है, खर्चे की बात फिर भी आती है। जैसे कि किसी चीज की मरम्मत होना, ठीक है, ओरिजिनल खर्चा तो हो गया, लेकिन बाद में जाके मरम्मत होना, या और कुछ इस प्रकार की, तो उस पर असर तो आता है, फिर से खर्चा होता है। या फिर और भी तरह के सरचार्जेस और किसी तरह से इनकम होना सरकार को, तो वो किस में जाएगा, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट। लेकिन वो मनी बिल के डेफिनेशन में नहीं आ रहा 110 में। तो इसमें फिर दो कंडीशन है। इसके लिए फिर प्रस्तुत करते समय राष्ट्रपति की अनुमति लगेगी, कंसेंट लगेगी, सहमति लगेगी, और ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। कहां होगा, लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा में जाते ही ये ऑर्डिनरी बिल हो जाएगा। मनी बिल का सर्टिफिकेशन तो नहीं है ना, इसलिए वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी बिल। राज्यसभा रोक सकती है, दबा सकती है, संशोधन करने के लिए कह सकती है, जो ऑर्डिनरी बिल के साथ हो सकता है वो। तीसरा फाइनेंशियल बिल सेकंड। इसमें प्रस्तुत करते समय इसे राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ये ऑर्डिनरी बिल ही होता है। जैसे कि डैम प्रोजेक्ट जो होते हैं, बांध परियोजनाएं होती है या कुछ होता है, भविष्य में जाकर के या कभी सरकार की संचित निधि पे डैम सेफ्टी, खास करके डैम बांध बनने वाला तो उसमें आ जाएगा मनी बिल में, रिपेयरिंग एक तरह से सेकंड वाले में आ जाएगी, और अदर जो डैम सेफ्टी की चीजें हैं वो किस में आ जाएगी, फाइनेंशियल बिल सेकंड में। इस पर जब वोटिंग होगी तब राष्ट्रपति की अनुमति लगेगी, प्रस्तुत करते समय नहीं लगेगी। बाकी वो ऑर्डिनरी बिल है। राज्यसभा की शक्तियां ऑर्डिनरी बिल वाली रहेंगी, राज्यसभा की शक्तियां ऑर्डिनरी बिल वाली रहेंगी। केवल जब वोटिंग होगी तब राष्ट्रपति की कंसेंट लगेगी, ठीक है, एसेंट कह सकते हैं। एसेंट तो हम लोग दोनों सदनों के बाद बोलते हैं, यहाँ कंसेंट ही बोल सकते हैं, अनुमति कह सकते हैं, सहमति, अनुमति। आ गया समझ में, क्लियर हो गया? ये है फंडा, बहुत बेसिक है, जाकर के सर्च करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, तो आप बहुत सारे मेंस के आंसर यहाँ पर बना पाएंगे। अब किसी प्रकार का कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए,
ठीक है, लेकिन आर्टिकल 110 से लेकर के आगे के आर्टिकल जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको एक्सेप्शनल ग्रांट भी आ जाएगी, अपवाद अनुदान भी आ जाएगा, लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट आ जाएगा। कई बार आपको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ जाती है, कई बार एक्सेप्शनल पैसे की जरूरत पड़ जाती है सरकार को, तो पैसा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो वो उसकी सुविधा है। बजट तो साल भर का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने लमसम अमाउंट बोल दिया कि इतना आएगा और इतना जाएगा, ये हमने सरकार का प्लान बना दिया। बजट, ठीक है। बजट कौन तैयार करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट तैयार करता है? इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट बजट तैयार करने का काम करता है, वित्त मंत्री उसको पढ़ते हैं। बजट शब्द और फाइनेंस मिनिस्टर उसको पढ़ेगा, ऐसा हमारे संविधान में नहीं लिखा गया। संविधान में कहीं नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ेगा। तो कहां से आया है? पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसेस। तमाम प्रकार की पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हुई हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उनसे निकल करके आया। दुनिया भर में चूंकि ये प्रैक्टिस है कि वित्त मंत्री पढ़ते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पढ़ेंगे, और उसको बजट कहते हैं, इसलिए हम भी बजट कहते हैं। एनुअल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारा जो संविधान है उसको क्या बोलता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, स्टेटमेंट। वो बजट नहीं कहता। तो बहुत सारी चीजें उससे निकल करके आए हैं, और हम लोग बदलते रहे। रेल बजट को जैसे पहले अलग किया था, अब मर्ज कर दिया, अंग्रेजों ने अलग किया था। अकाउंटेबिलिटी, वो चाहते थे कि रेल का पैसा रेल में खर्च हो, रेल से जितनी भी एक्स्ट्रा कमाई हो उससे हम रेल का और विकास करें, रेलें बढ़ाएंगे, रेलवे लाइन बढ़ाएंगे, रेलवेज में और सुविधाएं बढ़ाएंगे, यात्रियों को सुविधाएं बढ़ाएंगे। रेलवे का पैसा हम इधर यूज नहीं करेंगे, रेलवे का पैसा रेलवे में, तो इसलिए रेलवे प्रॉफिट में रहता था हमेशा, और हम बोलते थे रेलवे प्रॉफिट में, और सुविधाएं भी बहुत बढ़ती थी। अब उन्होंने रेलवे बजट और आम बजट को, जनरल बजट को मिक्स कर दिया। उन्होंने कहा दोनों मिक्स हो जाएंगे, ऐसे अलग से कोई बजट नहीं होगा। उनका उद्देश्य था इस तरह से, 2017 से वो मिक्स हो गया। तो ये कोई संविधान में नहीं, संविधान में ऐसे कोई व्यवस्था ही नहीं थी रेल बजट और ये अलग अलग रहेंगे, एक रहेंगे, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो संविधान के खिलाफ जाकर के काम हुआ या संविधान संशोधन हुआ? नहीं, ये सरकार की व्यवस्था थी। ये क्या थी? सरकार की व्यवस्था थी, सुविधा के लिए किया गया था। अब उनको लगा नहीं सुविधा की जरूरत नहीं है, इसलिए योजना आयोग भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं है, संवैधानिक आयोग नहीं है, तो उन्होंने बदल दिया कि अभी नीति आयोग होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल वाला होता तो अमेंडमेंट होता, संविधान संशोधन होता। अभी यूपीएससी में बदलाव करोगे तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए यूपीएससी के चेयरमैन हुए, इनके लोग हुए, जजेस जो हैं उनके हैं, इन सबके जो वेतन है स्पीकर के और इन सब के, वो कहां से आएंगे? खास करके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सीएफआई से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज होंगे। चार्ज होने का मतलब है भारित होंगे, संसद से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर इसके लिए संसद से अनुमति लेने जाएंगे तो सांसद लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं, इन लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। तुम्हारी जो इस बार वेतन बढ़ने का प्रपोजल है, हम देखते हैं कैसे बढ़ता है, तुम हमारे खिलाफ बहुत बोलते हो, तुम हमारे खिलाफ बहुत करते हो, क्योंकि हमारे ही हाथ में, अभी हम वोटिंग करेंगे उस पर, तो उस पर वोटिंग नहीं हो सकती, और ना ही वो विचार कर सकते हैं, विचार करने लायक भी नहीं है, वो चार्ज्ड है। एप्रोप्रिएशन बिल के जरिए नहीं आएंगे वो किसके थ्रू आएंगे? चार्ज्ड है, मतलब वो तो होंगे, वो विचार कर सकते हैं कि इनका वेतन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, लेकिन वो चार्ज्ड होगा, वो निकलेगा ही वहां से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो कभी कभी ये प्रश्न आ सकता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होने का क्या मतलब है? क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होता है? डेफिनेटली सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण, क्योंकि उनको शक्तिवान बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इंटरप्रीट करता है,
क्या इंटरप्रेट करता है? दोनों चीजों को इंटरप्रेट करता है। लेजिस्लेशन ठीक से बना है कि नहीं, कानून ठीक से बन रहा है कि नहीं, ये भी इंटरप्रेट करता है, और एग्जीक्यूटिव ठीक से उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ये भी इंटरप्रेट करता है। तो इंटरप्रिटेशन मतलब जुडिशियल रिव्यू, मूल्यांकन करता है वो, न्यायिक पुनर्विलोकन करता है, रिव्यू करता है। और समीक्षा करते वक्त उसके मन में आएगा कि अगर मैंने समीक्षा इस प्रकार की कि मेरा वेतन घट सकता है, तो फिर वो समीक्षा में गड़बड़ा सकता है। और जब वो स्वतंत्र होगा, इसलिए बोलते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, फ्री जुडिशरी। तो जब कभी फ्री जुडिशरी का निबंध आए, मैं दरअसल आपको ये निबंध और जो बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं मेंस के, उसके लिए मसाला दे रहा हूं यहां से। इसलिए संविधान में व्यवस्था की गई कि ये चार्ज होंगे ऑन अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके ऊपर भारित होंगे। ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाली चीज है। या कभी आपसे पूछ ले कि शक्तियों के पृथक्करण से क्या मतलब है, ये डालिएगा उस शक्तियों के पृथक्करण का है मतलब सेपरेशन ऑफ पार्ट्स। रियल मीनिंग जो है वो ऐसे निकल करके आएगा। मतलब आप लोगों ने कभी सोचा है कि बजट पढ़ते समय या मनी बिल पढ़ते समय हम लोग शक्तियों के पृथक्करण की बात भी करेंगे, जब हम फ्री जुडिशरी की बात भी करेंगे, जब हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात भी करेंगे, जबकि हम तो मनी बिल पढ़ रहे हैं, पढ़ तो मनी बिल रहे हैं, लेकिन हम मेंस के आंसर ढूंढ। यूपीएससी इसी को कहते हैं, यूपीएससी से घुमाता है आप। तो आपने अगर हरफन मोला पढ़ाई नहीं की, इस तरह से पढ़ाई नहीं की है, तो फिर आप नहीं कर पाओ। चीजों को कनेक्ट करना, जोड़ के देखो उनको, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खेलना पड़ेगा आपको पॉलिटी में, एक आर्टिकल के साथ दूसरे आर्टिकल से जोड़ना आना चाहिए, सब जुड़े हुए हैं। सरकार की ग्रांट्स रोक देंगे वो, तो सरकार की ग्रांट्स रोक देंगे राज्यसभा वाले, तो उन्होंने ये कर दिया। फिर लोकसभा अध्यक्ष जो है वो पार्टी को घुसा लेते हैं। अभी मैंने लोकसभा अध्यक्ष के लिए बोल दिया कि यूरोप में, खास करके ब्रिटेन से जब हमने लोकसभा स्पीकर यानी स्पीकर हमने लिया है, तो स्पीकर का पद वहां से लिया है, तो वहां तो वो रिजाइन दे देता है अपनी पार्टी से। इसका मतलब उसकी निष्ठा जो है केवल सदन के प्रति, हाउस के प्रति है, जनता के प्रति है, किसी पार्टी के प्रति उसकी कोई निष्ठा नहीं है। और भारत में तो स्पीकर इस आधार पे, चूंकि उसका पार्टी का बहुमत नहीं है दूसरे सदन में और वहां वो गिर सकता है, इस आधार पे उसको सर्टिफाइड कर देता है कि ये मनी बिल है, जबकि वो मनी बिल नहीं होता कई बार। लेकिन उसने लगा दिया, तो उसके लिए न्यायालय में उस तरह से हो ही नहीं सकता, मतलब उसके लिए उसको आप कहीं चैलेंज ही नहीं कर सकते। फिर भी आधार के लिए चैलेंज किया हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए चैलेंज किया हुआ, वो सुनता ही नहीं है, तारीख पे तारीख देते रहते, दोनों को वो सुनते नहीं है। और वो इस तरह से पास हुआ है, तो पास होने का तरीका ही गलत है उसका। तो ऐसे में न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र है, इसका मतलब न्यायपालिका के ऊपर कुछ न कुछ दबाव होगा। अब मैंने तो आपको पेगासस बताया, पेगासस की वजह से सब डरे हुए हैं, सबके पर्सनल जानकारियां जो है वो पेगासस की वजह से सरकार के लोगों के पास, तो उसको ब्लैकमेल करते हैं। पर ये अनऑफिशियल है, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप नहीं लिख पाओगे, आपने मेंस के आंसर में नहीं लिख पाओगे, ये वाली चीज तो नहीं लिख सकते ना। तो इसलिए मैं अभी तक आपको जो बता रहा था वो लिखने वाली चीजें बता रहा था, ये तो आपको मैंने सच्चाई बता दी, थोड़ा ज्यादा ही नेकेड ट्रूथ है लेकिन सच्चाई तो है। नहीं तो आप करते क्यों नहीं, विचार क्यों नहीं करते, आपका फ्रीडम कहां चला गया? तो कई लोग बोलते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो कभी कभी स्वेच्छाचारिता बन जाती है, मनमानापन बन जाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या बन जाता है? मनमानापन बन जाता है। और आप जुडिशियल एक्टिविज्म को एक तरह से इस तरह से एंजॉय करते हो, वो टेररिज्म के लेवल, उसको कई बार लोग जुडिशियल टेररिज्म तक बोल देते हैं, आप डराने लगते हो।
आतंक हो जाता, यूज कर देते। तो बहुत ही जबरदस्त उसकी आलोचना होने लगती है। हालांकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और वो सब वो गया जमाना कि सरकार जो है वो कोर्ट जो है वो कंटेम्प्ट करे किसी को, वो होता नहीं। लेकिन कोर्ट का मजबूत होना, संस्थाओं का मजबूत होना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में, बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी डेमोक्रेसी बच पाती है। संस्थाएं बचेंगी, इंस्टीट्यूशंस बचेंगे तो डेमोक्रेसी बचेगी। क्योंकि जनता के हितों का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले तो लोकसभा है, और बाकी वो ठीक से ध्यान रख रही है कि नहीं, इनको इंटरप्रेट करने के लिए फिर जुडिशरी और बाकी अदर एजेंसीज हैं सारी, दूसरे कमीशंस और क्लियर हो गया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी या फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, ठीक है। इस प्रकार से न्याय की सर्वोच्चता, और ऐसे जितने भी प्रश्न आएंगे, घुमा फिरा के जितने भी प्रश्न बनेंगे, उसमें एक एंगल आपका ये वाला होना चाहिए, मनी बिल से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और इसके उदाहरण होना चाहिए सरकार से जुड़े हुए, ठीक है ना। और पहले मैंने आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन बताया था कि वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रूप है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 3-4 चीजें बता दी है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के ऊपर। अब लिख पाओगे कि नहीं? इसलिए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जब भी लिखोगे तो इसका मतलब है कि लोकसभा में, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में कभी नहीं आता, कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। और लोकसभा में ही विश्वास मत को चैलेंज किया जाता है कि आपको विश्वास, आप बताइए, अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, हम जानना चाहते हैं। कोई कारण देने की जरूरत नहीं पड़ती उनका, आप तो बताइए, हमको पता है कि आपका बहुमत नहीं है, तो फिर सिद्ध कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? अगर है तो बता दीजिए, वोटिंग हो जाए, जरा देख लें। सरकार गिर जाती है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो जहां जहां पे भी सरकार को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जाता है, या फिर राष्ट्रपति जब जब सरकार को ये कहे कि आप बहुमत सिद्ध करके बता दो, फ्लोर टेस्ट हो जाए, एसआर बोम्मई केस, अलग से एसआर बोम्मई केस पूछेगा तो भी आप ये सारी बातें लिख सकते हो, अलग से एसआर बोम्मई केस पूछेगा तब भी आप ये बातें लिख सकते हो। और अलग से जब वो फेडरलिज्म पूछेगा, या लोकसभा की ताकत पूछेगा, या अविश्वास मत के बारे में पूछेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में पूछेगा, या फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में पूछेगा, तब आप एसआर बोम्मई को बीच में डाल सकते हो। एक मुद्दा ये हो जाएगा। तो मैं आपको वो वाले वर्ड्स और वो चीजें दे रहा हूं जो आंसर में आने चाहिए। और ये जितनी भी चर्चाएं मैंने की है, इन सब के ऊपर एक एक पैराग्राफ कम से कम आप जाके लिखिए, आज नोट्स बनाइए। ये इंटरव्यू की तैयारी है, ये मेंस की तैयारी है, और ये खेलना आना चाहिए आपको इधर उधर, ठीक है। तो आज डिफरेंस लिख लीजिएगा मनी बिल और फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और सेकंड में। तो एक तो ये प्रश्न हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा कि डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल, या सॉरी फाइनेंशियल बिल एंड ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है? एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? अब किसी आर्टिकल को यदि आप छेड़ रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को छेड़ रहे हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था? जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बना दिए, कितने बनाए?
जम्मू कश्मीर तो एक स्टेट था, 2 यूनियन टेरिटरी हो गए। तो एक स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। तो ये तो कौन से आर्टिकल में छेड़छाड़ हो गई? 124 में हुई कि नहीं? आर्टिकल 124 किसके बारे में? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ये क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या फिर? पर आप अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पढ़ते हो वो 104वां विधेयक कौन सा है? 104 वाला, 2020 वाला, वो 104 है और वो आखिरी है। 103, 102 पता है कि नहीं? और ये इकोनॉमिक EWS भूल गए? सब निकालो आज, कम से कम पिछले मोदी जी के समय वाले तो पढ़ो कम से कम, कि मोदी जी के समय में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन हुए। अरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ऑर्डिनरी बिल, इसको भी मनी बिल बना सकते थे। मनी बिल भी हो सकता है ना, खर्चा बढ़ेगा, 2 LG होंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे आएगा। हाँ, मनी बिल हो जाए तो क्या दिक्कत है? पेंडिंग है, कहां पे पेंडिंग है? सुप्रीम कोर्ट, ढेरों PIL है, ढेरों रीट्स, SPL है, स्पेशल लीव पिटीशन, SLP है, ढेरों। सुनवाई नहीं, सुनता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट। बीच में तो मैं एक आर्टिकल पढ़ा रहा था, उसमें तो चैलेंज किया हुआ है कि आप कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। स्टेट को इस तरह से नहीं कर सकते, यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते। 2 यूनियन टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी को आप स्टेट बना सकते हो, स्टेट का दर्जा दे सकते हो, ठीक है। एक यूनियन टेरिटरी की 2 यूनियन टेरिटरी बना सकते हो, 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर सकते हो, जैसा किया उन्होंने। कहां पे किया? हाँ, दादर और नागर हवेली में किया ना, दादरा और नागर हवेली, वहां हो गया। लेकिन एक स्टेट के तोड़ के 2 कर देना, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, और ये लिखा हुआ भी नहीं है। तो ये किया ही किस हिसाब से? पर सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार कर रहा था ना। इंटरप्रेट करने का काम आम जनता को या द हिंदू में किसी को आर्टिकल लिखने वाले को तो है नहीं। इंटरप्रेट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो वहां तक जाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बिल के टाइप्स ऑफ बिल्स। तो बिल के टाइप्स आपको बताया, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, फाइनेंस बिल, खास करके मनी बिल, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। समझ में आ रहा है ना? टेक्निकल हो जाओगे तो मजा आएगा, तब समझ में आएगी आपको, चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। सरकार की आलोचना द हिंदू करता है, इंडियन एक्सप्रेस करता है, वो एक बिल्कुल अलग चीज, वो पॉलिसी वाले मुद्दे हैं, वो एक अलग मुद्दे हैं। टेक्निकल तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में ही होगा, आर्टिकल वाइज होगा, एक एक चीज में होगा। कहां से बोरो किया हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? साउथ अफ्रीका से। आर्टिकल कौन सा है हमारा? 368। पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, कब कब होता है संविधान संशोधन, कैसे कैसे होता है, किस किस मेजोरिटी से होता है, पढ़िएगा। 3 तरीके से संविधान संशोधन होता है, आज लिखिएगा उसके बारे में। संविधान संशोधन क्या होता है, किस प्रकार होता है, 368 में उसकी पूरी व्यवस्था दी हुई है, तो उसको लिखिएगा। तो आज के नोट्स क्या क्या बनेंगे, मतलब इस सप्ताह का होमवर्क आपको मिल रहा है बिल्स का। फिर ऑर्डिनरी बिल किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है,
ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस भी सदन में वो प्रस्तुत होगा उसके पहले किसी प्रकार की परमिशन और वो सब जरूरी नहीं होगा। बिल के दो प्रकार हैं प्रस्तुत करने के तरीके में, प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल। पब्लिक बिल वे होंगे जो कोई मिनिस्टर प्रस्तुत करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कोई प्रस्तुत करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से अगर कोई प्रस्तुत कर रहा है तो वो कौन सा बिल कहलाएगा? गवर्नमेंट बिल या ऑफिशियल पब्लिक बिल। उसको सरकारी विधेयक कहेंगे या फिर पब्लिक बिल कहेंगे। और प्राइवेट बिल गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक कहलाएगा। वो मंत्रियों के अलावा कोई भी प्रस्तुत करेगा, चाहे वो रूलिंग पार्टी का मेंबर हो, वो क्या कहलाएगा? प्राइवेट बिल। तो बिल में अंतर समझ में आ गया। बिल जब भी आप प्रस्तुत करेंगे तो पहले लोकसभा अध्यक्ष को एक पूरे प्रॉपर ड्राफ्ट में, बिल का एक ड्राफ्ट होता है, उस ड्राफ्ट में बनाने की जिम्मेदारी होगी। मंत्री का विभाग बना करके देता है। और प्राइवेट बिल प्रस्तुत करते समय में सदस्य को खुद को तैयार करना पड़ेगा, मेंबर को वो बिल का पूरा ड्राफ्ट खुद करना पड़ेगा, उसको सरकारी सहायता नहीं मिलेगी, उसको बिल खुद बनाना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल है। अभी शशि थरूर ने एक प्रस्तुत किया, पहले भी कई लोग करते रहते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट में बीजेपी का ही मेंबर जो है वो बिल प्रस्तुत करेगा तो भी वो प्राइवेट बिल कहलाएगा। वो प्रस्तुत कर सकता है, उसको अधिकार है। फर्स्ट रीडिंग होती है, सबसे पहले क्या होती है? फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में कोई डिबेट नहीं होगी, कोई वोटिंग नहीं होगी। फर्स्ट रीडिंग केवल रीडिंग होगी, जो बिल को पूरा पढ़ा जाएगा। सेकंड रीडिंग जो उसकी होगी उसमें डिबेट होगी क्लॉज वाइज, एक एक क्लॉज के हिसाब से उसकी रीडिंग होगी। और उसमें अलग अलग प्रकार के मोशन है, या उसको क्या बोलते हैं? मोशन नहीं, उसको क्या बोलते हैं? गिलोटिन को किसका टाइप है? पार्लियामेंट्री प्रोसीजर तो है ही है, उसको बोलते क्या है? प्रोसीडिंग्स नहीं, उसका नाम क्या है? जिसको एकदम से खत्म कर देता। क्लोजर मोशंस, क्या बोलेंगे? क्लोजर मोशंस। अगर सिंपल क्लोजर तो उसको बोलेंगे, सिंपल क्लोजर किसको बोलेंगे? जो कोई भी फर्स्ट रीडिंग हो रही थी, सेकंड रीडिंग हो रही थी, या कोई भी चर्चा हो रही, डिबेट हो रही, डिस्कशन हो रहा, कुछ भी है, खास करके जिस पे वोटिंग होनी है। तो ABCDEFG ऐसे कई सारे क्लॉज हैं, तो क्लॉज वाइज रीडिंग हो रही थी। अचानक से E तक आए, F तक आए, और उनको लगा कि स्पीकर को और अधिकांश सदस्यों ने कहा कि बस बहुत हो गया, हमको समझ में आ गया, उसका प्रिंसिपल समझ में आ गया कि इसका उद्देश्य क्या था, एम समझ में आ गया कि ये बिल क्यों ला रहे हैं। अब डिस्कशन रहने दो, पर्याप्त हो गया है, वोटिंग कराओ। सबको मतलब भी समझ में आ गया और सारी अधिकांश सदस्यों ने बहुमत से कहा कि वोटिंग कराओ, तो वोटिंग करा ली गई। तो सिंपल क्लोजर, इस टाइप के क्लोजर को क्या कहते हैं? सिंपल क्लोजर। फिर आगे जाकर के कंपार्टमेंट वाइज, तो कंपार्टमेंट पे जो आप करते हो उसके बहुत सारे वो बना देते हो, सेगमेंट बना देते हो। स्पेशली वो बोलते हो कि इसमें E वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, F वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और D वाला बहुत इंपॉर्टेंट, या C वाला इंपॉर्टेंट। तो CEF बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब फालतू है, और इसको हम जरूर पढ़ेंगे, और इसको वो पढ़ते हैं और फिर उसको क्लोज कर देते हैं। गिलोटिन तब होता है कि जब
बताया गया था कि बी सी ई एफ पढ़े जाएंगे और नहीं पढ़े जाते और वोटिंग करा दी जाती, तो उसको बोलते हैं गिलोटिन। मैंने बताया था मध्य प्रदेश में जब बजट के ऊपर हुआ था गिलोटिन, तो फर्स्ट सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग, और खास करके दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पे बॉक्स बना करके वो न्यूज छापी थी, तो बॉक्स में लिखा था गिलोटिन एक खांसी की दवाई। तो ऐसे पत्रकार है हमारे यहाँ के। दैनिक भास्कर वाले को ये समझ में आया कि गिलोटिन, वो ग्लाइकोडिन कुछ होती थी ना, वो कौन सी वो खांसी की दवाई क्या, तो उसको ये याद रहेगा गिलोटिन खांसी की दवाई। तो उसका विधानसभा से क्या लेना देना है खांसी की दवाई से, वो भी खास करके बजट से। पर वो पत्रकार ने उसका बॉक्स बनाया और फ्रंट पेज पे न्यूज के बीच में कि गिलोटिन हुआ। और गिलोटिन क्या है आइए हम समझाते हैं। मतलब उसका उद्देश्य ये था, गिलोटिन एक खांसी की दवाई को कहते, ये हालत। और मध्य प्रदेश के किसी भी, उसने कोरिजेंडम में नहीं छापा, त्रुटि सुधार में, ना ही किसी ने अखबार बंद किया कि कल से ऐसा घटिया अखबार फेंकना मत मेरे यहाँ पे, हटाओ इसको। उसको यही नहीं पता गिलोटिन क्या होता है, उसने फ्रंट पेज पे छापा। ये मार्गदर्शक है हमारे समाज के, चौथा स्तंभ बोलते हैं इसको। जब गिलोटिन हुआ था तो उसको ये बोलना चाहिए कि बिना चर्चा कराए प्रस्ताव को खत्म कर देना। आगे समझे, सरकार की बुराई करनी थी कि चर्चा ही नहीं कराती, बजट जैसे मुद्दे पे चर्चा नहीं हुई। गिलोटिन तुम सामान्य मुद्दे का गिलोटिन कर दो, लेकिन बजट का कहाँ गिलोटिन कर रहे हो, चर्चा तो करो। सरकार के पास तो असीमित पावर है, वैसे भी बजट के मुद्दे पे बजट कोई विपक्ष गिरा ही नहीं पाएगा, बजट थोड़ी गिरा सकता। लेकिन गिलोटिन करने का क्या मतलब है, चर्चा तो कराओ। वो जो चर्चा है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो चर्चा है यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यही पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। वो चर्चा जिसका लाइव प्रसारण होता है, सीधा प्रसारण होता है। पढ़िएगा नीचे जाकर के, महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग हमारे गुरुजी ने किताब लिखी है, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले को जाकर के पढ़िएगा क्या लिखा है उसमें। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में उन्होंने लिखा है गुरुजी ने कि वो मैथ्स के इतने विद्वान थे और इतने आंकड़ों के और फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के इतने जानकार थे कि अंग्रेजों को बाध्य कर देते थे, और वो न्यूज़पेपर में आता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के गोपाल कृष्ण गोखले भारत से जाते थे और बजट पे बहस करते थे और उनको कहते थे ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आप यहां से ले रहे हो, ये एप्रोप्रिएशन में कहां जा रहा है, ये तो ब्रिटेन में खर्च हो रहा है, तो ये भारत की जनता के साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ? पैसा आपने इतना करोड़ रुपया वहां से लिया, इतना लाख रुपया यहाँ से लिया और ले जा करके ये देखो ब्रिटेन के लोगों पे खर्च कर दिया। आपने ये जो खरीदारी इस वाले पैसे से उस समय में की थी 2 लाख 20 लाख रुपए से, वो 20 लाख रुपए से ये खरीदारी करते हैं क्या? और फिर ब्रिटेन का मीडिया स्वतंत्रता पूर्वक उसको छापता था। कल गोपाल कृष्ण गोखले ने ललकारते हुए कहा है कि 20 लाख रुपए आपने ब्रिटिशर्स पे खर्च किए हैं जो इंडियंस के थे। ये न्याय है? तो फिर वहां के लोग सब पढ़ते थे और भारत के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भी जब उसको पढ़ते थे, तब महादेव गोविंद राणा जैसे किसी ने पूछा था कि ये जो आप बार बार पिटीशन लगाते हो और गोपाल कृष्ण गोखले भी ये जाते हैं और ये सब अखबारों में आता है और ये छपता है और ये जो बहस होती है, इससे होता क्या है? बोले आने वाली पीढ़ी में और इस समय के युवा और पढ़े लिखे लोग जब इन सबको पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारे हक में क्या है और हमारे साथ कितना अन्याय है, उसकी मात्रा कितनी अन्याय की। तभी तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल वाला वो और दादाभाई नौरोजी भी एक वेल्थ ड्रेन थ्योरी के ऊपर और लिख रहे थे और तमाम लोग उस समय में लिखते थे। उसका मतलब यही था कि ब्रिटिशर्स हमको कितना लूट रहे हैं। लूट शब्द शामिल हुआ था ना उस समय डिक्शनरी में, तो वो लूट कितना रहे हैं। इसका मतलब ब्रिटिशर्स को ये पहली बार पता चल रहा था कि हम लूट रहे हैं, इंडिया को लूट रहे हैं।
लूटना, डकैती, चोरी, वो था। और ये बताने वाले जितने भी लोग बाग थे वो एक तरह से पार्लियामेंट नहीं थी, लेकिन वो अघोषित पार्लियामेंट थी। बार बार प्रिवी काउंसिल जाना, बार बार जाकर के पिटीशंस लगाना, बार बार ब्रिटेन की संसद में जाकर के भाषण देना, बजट पे बहस करना, लूट बताने वाली प्रक्रिया थी। और उससे युवाओं को पता चलता था कि हमारा कितना शोषण हो रहा है, और वहां के लोगों को पता चलता था कि हम कितने बड़े लुटेरे हैं, या हमारी सरकार वहां से कितना लूट करके ला रही है। कुछ बात समझ में आ रही? तो अभी जो संसद अगर चलेगी और संसद यदि बहस करेगी और वो बहस अगर अखबारों में छपेगी और लाइव टेलीकास्ट होगा और मीडिया अगर उसको अच्छे से एनालाइज करेगा और अखबार वाले अच्छे से उस पर कॉलम लिखेंगे, तो अभी की जनता को पता चलेगा कि लोकतंत्र जिंदा है या नहीं। डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री को आ गया समझ में? ये है। इसलिए वो जो फर्स्ट रीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सेकंड रीडिंग एक एक क्लॉज वाइज होगी और एक एक क्लॉज खत्म होगा तब उसकी वोटिंग होगी। थर्ड रीडिंग में वोटिंग होगी, लेकिन पहले रीडिंग में प्रपोजल आएंगे, सॉरी सेकंड रीडिंग में वोटिंग नहीं होगी, सेकंड रीडिंग में सुधार होंगे, अमेंडमेंट होंगे, क्लॉज वाइज अमेंडमेंट होते जाएंगे। और अमेंडमेंट के बाद में पूरा हो जाएगा तब फिर राय मांगी जाएगी ना उनसे क्लॉज वाइज। और तीसरा रीडिंग जब होगा उस बिल का, तीसरा रीडिंग जब होगा तब वोटिंग होगी, उसमें फिर कोई चेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा उस सदन में कम से कम। और उस सदन में वो फिर पास हो जाएगा तो दूसरे सदन में जाएगा। अगर राज्यसभा में ऐसा हुआ है तो फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा, और वहां फिर फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग में फिर सुझाव मांगे जाएंगे, थर्ड रीडिंग में फिर वोटिंग होगी। और फिर वहां से जब वो फाइनल पास हो जाएगा वोटिंग में तो फिर वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाएगा। राष्ट्रपति वहां पर रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकते हैं। 3 कंडीशन होती है वहां पे भी, या तो वो सिग्नेचर करके पास कर देंगे तो एक्ट बन जाएगा, बिल जो है क्या बन जाएगा, एक्ट। नहीं तो वो अपने पास रख सकते हैं, पॉकेट वीटो हो जाएगा एक तरह का। और या फिर वो रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकते हैं। दोनों सदनों में जाएगा रिकंसिडरेशन के लिए, राज्यसभा लोकसभा दोनों में। और दोनों में फिर से पुनर्विचार होगा। पुनर्विचार करके अगर कोई सुधरा है तो वो सुधरा हुआ फिर राज्यसभा में भी पास होना चाहिए। और दोनों सदन फिर उस सुधरे हुए को पास कर देंगे तो फिर राष्ट्रपति उसको मानना ही होगा, फिर वो सिग्नेचर करे, बाध्य होगा मानने के लिए। कंडीशन समझ में आ गई? लेकिन ये सब चीज प्रैक्टिस होते होते लोकतंत्र जिंदा रहता है। डेफिनेटली लोकतंत्र जिंदा रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लोगों तक ये बात पहुंचती है, मीडिया में जाती है। फार्म्स बिल जो थे, फार्मर्स कृषि कानून जो थे, फार्म एक्ट जो थे, उन मामलों में ये सब नहीं किया गया। और बल्कि प्रस्तुत होने के पहले ही वो स्टैंडिंग कमेटी को भी जाता है, उनको भी जाता है, कमिटीज को जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन उसमें पार्लियामेंट्री संसदीय समितियों को जाता है स्पेशल। कितनी है? 25 कितनी है? दूसरी हाँ बाकी भी तो पार्लियामेंट उनको जाता है, और वो उसको क्या करती हैं? अप्रूव करती हैं। वो एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स का भी होता है, वो एक्सपर्ट्स चेक करते हैं, उसमें एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है कि बिल ठीक है कि नहीं। फार्म बिल के बारे में, फार्म एक्ट जब बना था, कृषि कानून जब बने थे, न तो वो कमिटीज को भेजा गया, ना ही फर्स्ट रीडिंग प्रॉपर हुई, ना ही सेकंड रीडिंग हुई, सीधा रातों रात उसको कुछ मिनटों में ही एक तरह से पास कर दिया। तो क्या हश्र हुआ था पता है? जनता को सड़क पे आना पड़ा था, किसानों को सड़क पे आना पड़ा था। तो संसद सड़क पे लगी थी 1 साल तक। तो ये वो तरीका होता है कि जब लोकसभा भी अपना काम न करे, राज्यसभा भी अपना काम न करे, कमेटीज भी अपना काम न करे, राष्ट्रपति भी अपना काम न करे। इस समय में यदि अब्दुल कलाम होते तो वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते, क्योंकि वो रामनाथ कोविंद थे और दलित राष्ट्रपति बना करके उनके ऊपर एहसान किया गया था
तो प्रधानमंत्री को 1 साल बाद माफी मांगनी पड़ी और कहा वाकई में ये जो है हमने थोड़ा सा गलत किया है, उद्देश्य तो हमारा अच्छा था, वो तो बोलना ही पड़ेगा और मैं क्षमा मांगता हूं, रोए भी और वापस भी लिया। किरकिरी हुई ना। यही चीज लैंड एक्विजिशन एक्ट पे भी होगी, ताबड़तोड़ आप कुछ तो भी करोगे, इसलिए बिल, टाइप्स ऑफ बिल को प्रस्तुत करने का तरीका, प्रॉपर तरीका, और उसमें फिर छुपा हुआ प्रजातंत्र का इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी वहां मिलेगी आप कि डेमोक्रेसी क्यों। तभी तो मैंने एमजी रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले वाली बात बताई। वो क्या कर पाते थे, वो उस समय तो बहस करने का उनके पास कोई मौका ही नहीं था, ना ही वो लोकसभा में और राज्यसभा जैसा सदन भी नहीं था कि उसमें चले जाएं और वायसराय उनकी सुनेंगे। इसलिए वो आवाज सुनाने के लिए बम फोड़ना चाहते थे भगत सिंह, और गोपाल कृष्ण गोखले सदन में सामने वालों को निरुत्तर कर देते। अरे जवाब दीजिए ना, 20 लाख कहां गए। अखबार वाले बैठे हैं, दर्शक दीर्घा भरी हुई है, विपक्ष वाले बैठे हैं, विपक्ष वाले चिल्ला रहे हैं, गोखले जी पूछ रहे हैं जवाब दो, मंत्री जी जवाब दो। गोखले जी पूछते थे भारत के ऊपर खर्च किए, ब्रिटेन के ऊपर खर्च किए, ये खर्चा भारत में है, आपको लगता है भारत में खर्चा हो रहा है? फिर वो मिनिस्टर बोलता होगा सॉरी भारत पे तो नहीं हो रहा है, ब्रिटेन पर है। तो ऐसे कानून बनाओगे आप, ऐसे प्रपोजल लेके आओगे? निरुत्तर कर देते थे। भगत सिंह बम फोड़ करके सुनाना चाहते थे, लेकिन गांधी ने अपना गुरु किसको बनाया? गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि जो अपनी अकल से निरुत्तर कर देते थे, अंग्रेजों को बोलने लायक नहीं छोड़ते थे, जवाब देने लायक नहीं छोड़ते थे। उनके भाषण के बाद अंग्रेजों का जवाब नहीं फूटता था, उनके पास जवाब ही नहीं होता था। उन्होंने कभी गोली नहीं चलवाई। बाल गंगाधर तिलक हिंसा में विश्वास कर लेते थे, गीता राय से लिखते थे, तो भड़काया था उन्होंने युवाओं को गीता राय से लिख करके। जैसे अभी वो बीजेपी की कौन थी स्पोक पर्सन, मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ, नूपुर शर्मा भड़का रही थी वैसे, और उसके बाद फिर मौलाना भड़का रहे थे कि सर तन से जुदा करो, तो फिर लोग निकल पड़े। तो दोनों ही भड़काने का काम कर रहे थे। यहां गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी वाला काम कोई नहीं कर रहा। बाल गंगाधर तिलक ने गीता राय से लिखा, उसमें भड़काया, अर्जुन हो शस्त्र उठाओ, क्या नपुंसक बन रहे हो, ये वो। तो नाम था गीता राय से, और अंदर बातें उकसाने वाली थी। तो चापेकर बंधुओं को समझ में आ गया, तो मुझे ही कह रहे हैं। और ये रैंड मस्ट है, पूना का रेजिडेंट, यही जो है कौरव है, दुर्योधन यही है। मुझे इसका सर काटना है, तो जाके गोली मार दी। तो चापेकर बंधुओं को फिर फांसी हुई थी। तो गीता राय से पढ़ने से हुआ था। तो अंग्रेजों के हिसाब से तो वो हिंसक कार्यवाही को उकसाना हुआ, भले ही आपने मराठी में लिखा हो, इंग्लिश में लिखा हो, तभी तो केसरी और मराठा सब प्रतिबंधित हुए, और गीता राय से भी प्रतिबंधित हुई, और वो सब हुआ। नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले इस टाइप का टेम्पलेट नहीं छापते थे, वो तो सीधा संसद में जाते थे और सीधा मंत्री को ललकारते थे, और मंत्री को बोलते थे कि ये सही नहीं किया आपने, बिल्कुल भी सही नहीं किया। और दादा भाई नौरोजी किताब छाप दी, वेल्थ ड्रेन थ्योरी वाली, कि जो गरीबी आई हुई है हमारी, हम तो बहुत अमीर थे, तुमने गरीब बनाया, तुम लूट के ले गए, उससे गरीबी है। हम थोड़ी गरीब थे, हम तो माला माल थे। और उस किताब को लोग पढ़ते थे। जो इकोनॉमिक्स में उस जमाने में एमए करते होंगे, ग्रेजुएशन करते होंगे, उनको ये पढ़ाया जाता होगा, सिलेबस में था उनके एक तरह से। क्योंकि तब तक तो इकोनॉमिक्स की यही किताबें थी ना, मूल तो कार्ल मार्क्स थे, स्मिथ था, और ये थे कुछ एक गिने चुने लोग थे जो इकोनॉमिक्स में लिखते थे। अब तो बहुत सारी थ्योरीज है, कुछ नहीं तो पिछले 100 नोबेल प्राइज ही देख लो तो ही कितने सारे हो जाएंगे। आ गया समझ में? तो फिर अगेन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये सदन के सदन चलना बहुत जरूरी है, खर्चा बहुत होता है, और जनता जो चाहती है वैसी बात वहां हो रही है कि नहीं, ये वहां के लोगों की जिम्मेदारी है कि वैसी चर्चा करें।
और चर्चा से क्या होगा? कई लोग कहते हैं चर्चा से क्या होगा, वोटिंग करो, काम खत्म करो, कानून बनाओ। तो जैसा कृषि कानूनों में हुआ और वापस लेने पड़े, रोना धोना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, वैसा होगा। क्योंकि जनता को जब बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो ये क्या कर दिया तुमने भाई। क्योंकि अडानी, अंबानी और दमानी और ये जो है, इनके सामने एकमात्र सेक्टर ऐसा दिख रहा था जहां से एकदम से रईस बना जा सकता है। उन्होंने देख लिया टेलीकॉम से, पेट्रोकेमिकल से, इससे पेट्रोलियम से, इससे जितना रईस बना जा सकता था बन गए। अब इतनी आसानी से जंगल काटने नहीं देंगे, नहीं तो सारे जंगल बेच करके और रईस बन जाए, जमीन खोद करके कुछ बेच बाच के रईस बन जाए। तो उन्होंने देखा एक सेक्टर अछूता है, किसान 10 रुपए में भी टमाटर बेच देता है, कभी कभी 80 रुपए हो जाता है, कभी 10 रुपए में टमाटर बेचता है, कभी 10 रुपए में प्याज बेचता है, कभी 80-90 रुपए में बेचता है। अगर 12 महीने 50 रुपए प्राइस रखी जाए, कांस्टेंट रखी जाए, लेकिन किसान के बस की तो बात नहीं है कि वो कोल्ड स्टोरेज बना ले, बड़ी चेन बना ले, ये कर ले। तो एक काम करें कि जब 10 रुपए 20 रुपए की स्थिति में हो, या इस टाइप का प्याज हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत वो जो तीनों कृषि कानून में यही था कि स्टोरेज अनाप शनाप हम कर सकें, इसकी अनुमति दे दो। अभी तो लिमिटेड ही स्टोरेज कर पाते हैं, भंडारण ज्यादा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उसी से भंडारण ज्यादा करने से ही तो प्राइस बढ़ जाते हैं, लोग जमाखोरी कर लेते हैं। तो इन कानूनों में यह था कि जमाखोरी अनलिमिटेड कर सकते हैं। अनलिमिटेड तो फिर वो अडानी कितनी करेगा, वो तो गोडाउन पे गोडाउन बनाएगा। फिर प्रोसेसिंग जबरदस्त कर सके, तो जितना ज्यादा आएगा उसको प्रोसेस करेंगे तो किसानों को क्या मिलेगा, किसानों को तो उतना ही मिलेगा। तो उसको मार्जिन समझ में आया कि किसान 50 लाख की गाड़ी भी ले आता है, किसान 20 लाख का ट्रैक्टर ले आता है, किसान बड़ा सा मकान बना लेता है, बड़े बड़े किसान है वो कितना रईस हो जाते हैं, इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता। और कई किसान बहुत रईस है, रईसी का जादू इतना। अगर इन सबको मान लिया जाए, उसका किसान का लड़का हर साल गाड़ी बदल लेता है, 20-20, 25-25 लाख की गाड़ी हर साल ले आता है, तो भाई उसी गाड़ी को 10 साल चलाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा ये फर्क पड़ेगा, किसान इतना गरीब हो जाएगा कि वो एक गाड़ी को 10 साल चलाएगा, हर साल गाड़ी नहीं बदल पाएगा। लेकिन उसका जो पैसा बचेगा वो सीधा मेरे पास आएगा, अकेले आदमी के पास। तो यहां बहुत मार्जिन है। और देश भर के किसानों के साथ अगर मैंने ऐसा करने में कामयाब हो गया तो मुझे दुनिया का सबसे रईस आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये पूरा प्लान था, पूरा पार्लियामेंट और पूरा सब उसका उनको अमीर बनाने में लगा हुआ था। बात समझ में? उसके कुछ फायदे थे, डेफिनेटली फायदे थे, लेकिन क्या पूरी नीयत ये थी कि 100% फायदा किसान को मिलेगा? नहीं। वो जो 10 से 80 के बीच फ्लक्चुएट होता है, तो जब 80 मिलता है तब भी किसान को मिलता है, और 10 जब मिलता है तो नुकसान किसान का होता है, ठीक है। लेकिन जब 50 रुपए फिक्स कर दिया जाएगा तो किसान का 10 का 20 हो जाएगा बस, बाकी का 30 रुपया अडानी अंबानी का हो जाएगा, जिसका खेत नहीं है, वो बस बीच में आया और सरकार उसको बीच में लेके आई। बात समझ में आई? किसान का 10 से 20 हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन जब 80 होता है तो उसको प्रॉफिट भी होता है 70 का, या फिर 30-40 का प्रॉफिट भी होता है। और वो फायदे और नुकसान दोनों में वो जनता के साथ है, लोगों के साथ है। और जो भी आदमी कमाता है, या तो कंज्यूमर फायदे में रहता है या फिर किसान फायदे में रहता है, वो दोनों ही भारत माता के हैं और यही है। उन दोनों का इन्वेस्टमेंट भी यही होता है। किसान का बच्चा उनके यहाँ पढ़ लेता है, जैसे मैं टीचर हूं तो मेरे यहाँ कोचिंग आ जाएगा, तो फिर वो मुझे फीस दे देगा, उसका पैसा मेरे पास आ जाएगा। उसका बच्चा पढ़ लेगा मेरे यहाँ और मैंने उसको शिक्षा दी तो उसकी नौकरी लग गई तो तनख्वाह आ जाएगी, तो उसके घर में चली जाएगी। तो ये आदान प्रदान यहीं पर। लेकिन अडानी अंबानी का आ गया तो ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट, ये न्यूजीलैंड में इन्वेस्टमेंट, ये वाला अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट, वो तो दुनिया भर में। और जब आपदा आएगी और बैंक्रप्सी होगी और इंसॉल्वेंसी होगी तो कहाँ जाएगा? लंदन में जाके बैठ जाएगा, अमेरिका जाके बैठ जाएगा, वो तो किसी देश ऐसे देश में जाके बैठ जाएगा, वो तो अकाउंटेबल ही नहीं है। यहाँ का व्यक्ति तो यहीं रहेगा। तो इसलिए किसी को भी यदि अतिरिक्त अमीर बनाया तो उसको तो आप मतलब भागने की छूट दे रहे हो, उसको तो आप तो लूटने की छूट दे रहे हो, या लूट मार मचवाने में उसको मदद कर रहे हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, इसलिए सदन की बड़ी जिम्मेदारी है। और सदन जब जब ये काम नहीं करेगी तो लोग सड़क पे आ जाएंगे और कैंसिल करवा लेंगे। जो तुमने बनाया हो बेकार, कोई मतलब नहीं उस कानून का। जबकि कितनी जिद्दी थी सरकार, 1 साल तक नहीं, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट को लाए उसी बल पे
गवर्नमेंट के ऊपर खर्चा ही किया हुआ, मतलब इस सरकार को लाने के लिए उन्होंने खर्च किया ना, अपना पैसा इन्वेस्ट किया एक तरह से कि तुम वहां जाकर के ये करवाओगे, इसलिए तो वो प्रेस्टीज पॉइंट बना हुआ था। लेकिन मैंने इसके साथ साथ विवाद बता दिया कि जब जब बिल ठीक से पास नहीं होंगे तब तब दिक्कत आई। हाँ, छोटा मोटा कुछ है, आधार वाधार तुम हमारा, लोग डेटा प्रिवेसी को उसको जानते नहीं है तो अभी उस पर इतना बवाल नहीं मचाते। यहाँ उनको साफ साफ समझ में आ गया था कि हमारा हाथ कट जाएंगे और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तो सीधा ही सड़क पे आ गए और उन्होंने जीवन मरण का प्रश्न बना लिया। लेकिन बाकी मामलों में उनको पता ही नहीं है कि क्या नुकसान हो रहा है इसका, इसलिए बिल पे बिल पास होते जाते हैं बिना चर्चा के। बिना चर्चा के बिल पास होना लोकतंत्र की हत्या है। तो लोकतंत्र की हत्या क्यों है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं है, वो डिक्टेटरशिप की तरह है। नाम है गवर्नमेंट का लेकिन गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए होना चाहिए। इसलिए सदन जब नहीं चल रहा हो, उसके बारे में कभी प्रश्न हो, सदन क्यों नहीं चल रहे, प्रॉपर चर्चा नहीं होती, उससे जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न हो तो समझ में आ गया। फॉर्म बिल का ऐसा हश्र क्यों हुआ, उसके पीछे के कारणों को मूल्यांकन कीजिए, समझ में आ गया, पूरे क्लियर हो गए। ऐसे जब भी कोई विवाद वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है, मैंने सिंपल सी बात बताई। क्योंकि हमने, भाई आप या तो एक काम करो, संविधान में संशोधन कर दो, बोल दो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं है, हम एक ऐसी सरकार ला रहे हैं जिसमें बहुत कम समय में सब पास होंगे और ये होगा वो होगा, उसके बाद करो। अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन इन सब चीजों को अलाउ नहीं करता। इसलिए संविधान के 10 एपिसोड देखो, उसमें जो डिस्कशन है उसको देखो, कितना प्रॉपर डिस्कशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय, एक एक मुद्दे के ऊपर पढ़ो उसको, देखो। मुझे लगता है अच्छा खासा होमवर्क मिला है आपको, है ना, अच्छे से करिए उसको। चलिए, शांति पाए।